नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक 1 मिनट पूरी खबर में आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले बात हम करेंगे दुनिया की खबरों की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में रूस ने अब अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन को न केवल युद्ध की आग में धकेला गया बल्कि रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए हथियार भी सप्लाई किए गए। पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस के लिए खतरा बनने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। बीते 2 महीने से ज्यादा समय से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, तो वहीं इस युद्ध के दौरान दुनिया के कई देशों ने कोई न कोई पक्ष लिया, लेकिन यूक्रेन का पक्ष लेने वालों पर अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया। रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका से यूक्रेन को हथियार भेजना बंद करने के लिए चेतावनी दी। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों की ओर से हथियारों को भेजना जंग को और ज्यादा भड़काने की तरह है। दरअसल पुतिन ने अपने सांसदों को संबोधित किया और युद्ध के हालात पर बात की। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश मिलकर रूस को अलग अलग टुकड़ों में बांटने की एक साजिश कर रहे हैं और इसीलिए यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। पुतिन ने कहा यूक्रेन को रूस के साथ जंग में पहले धकेला गया। ऐसे में क्या ये केवल यूक्रेन और रूस के बीच की जंग है, जबकि पर्दे के पीछे अमेरिका समेत कई देश हथियार भेजकर इस युद्ध में यूक्रेन को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। रूस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी देश रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग में ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और पश्चिमी देशों को इससे पहले रूस की ओर से आगाह भी किया जा चुका है। लेकिन अब रूस ने खुलकर ये कह दिया है कि पश्चिमी देशों ने रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच की सक्रियता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार उसे ठहराना चाहिए। और चले हम रुक करेंगे अगली खबर का। जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए अमेरिका के सपोर्ट को दोहराया है। बाइडेन ने रूस की आलोचना करते हुए कहा कि रूस एक आक्रमणकारी देश है और अमेरिका उसके हमले के खिलाफ यूक्रेन की हर संभव मदद करेगा। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए अमेरिका के सपोर्ट को फिर दोहराया है। उन्होंने कहा रूस के आक्रमण की कीमत यूक्रेन के लोग हर रोज अपनी जान देकर चुका रहे हैं। दुनिया को यूक्रेन की मदद के लिए आगे आना होगा। अमेरिका यूक्रेन की खुलकर मदद करेगा। यूक्रेन को हथियार देने के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी मदद करनी होगी। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा है कि अमेरिका अपने सैनिकों को यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए नहीं भेजेगी, लेकिन हम रूस के आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की हर संभव मदद करेंगे। बाइडेन ने आगे कहा, अमेरिका रूस के खिलाफ जंग नहीं छेड़ रहा है, बल्कि हम तो रूसी आक्रमण झेल रहे यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा यूएस नाटो देशों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। रूस और बेलारूस से लगे नाटो देशों की सीमाओं पर अमेरिका और सैनिक भेजेगा। जो बाइडेन ने यूक्रेन में नजर आए भयावह दृश्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा रूस एक आक्रमणकारी देश है। हमने यूक्रेन में ऐसे कई सीन देखे हैं जो वॉर क्राइम की गवाही देते हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन रूस और पश्चिमी देशों के बीच जुबानी युद्ध लगातार जारी है और एक दूसरे पर बार और पलटवार किया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय रेलवे बोर्ड ने मुंबई में एसी लोकल ट्रेन के किराए में कटौती करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। अब एसी लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्री आधे किराए में यात्रा कर सकेंगे। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। रेलवे ने महंगाई के बीच जनता को बड़ी राहत दी है। भारतीय रेलवे बोर्ड ने मुंबई में एसी लोकल ट्रेन के किराए में कटौती करने के फैसले को मंजूरी दी। अब एसी लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री आधे किराए में यात्रा कर सकेंगे। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने मुंबई में एसी लोकल ट्रेन के किराए में 50% कटौती करने के फैसले को मंजूरी दी। जानकारी के मुताबिक टिकट की दर 130 रूपए से 90 रूपए तक की गई है। वेस्टर्न लाइन में सेंट्रल लाइन पर किराए में कटौती किलोमीटर के हिसाब से होगी। लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन मुंबई में इन दिनों लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ 26 अप्रैल को तापमान 38.5% से ज्यादा था। गर्मी बढ़ने के चलते मुंबई में पिछले कुछ दिनों से एसी लोकल ट्रेन डिमांड में बढ़ी है। ज्यादातर यात्री एसी लोकल ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन में बैठने तक की जगह नहीं मिल रही। मुंबई में दिसंबर 2017 में एसी लोकल ट्रेन की शुरुआत की गई थी। भारत में ये पहली एसी लोकल ट्रेन थी। मुंबई में पहली एसी लोकल ट्रेन बोरीवली चर्च गेट रूट पर चलाई गई थी। बाद में अन्य रूटों पर भी एसी ट्रेन की शुरुआत की गई थी।
जो ये फैसला लिया गया है, जाहिर तौर पर इससे आम जनता को काफी ज्यादा फायदा होगा और किराए में होने वाली कटौती कहीं ना कहीं लोग काफी समय से इसकी उम्मीद कर रहे थे। रुक करेंगे अगली खबर का। पटियाला में हुई हिंसा की घटना पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिक्रिया सामने आई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी से बात की और स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी ली। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। पटियाला में हुई हिंसा की घटना पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पटियाला में झड़प की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने डीजीपी से बात की है, इलाके में शांति बहाल कर दी गई है। सीएम ने कहा कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी को भी राज्य में अशांति पैदा नहीं करने देंगे। पंजाब की शांति और सद्भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं घटना पर पटियाला जोन के आईजी राकेश अग्रवाल ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों और अफवाहों की वजह से ये घटना हुई। हम शहर में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लोगों से अपील है कि अफवाहों से बचें। पुलिस और सिविल प्रशासन ने सब कंट्रोल कर लिया है। साथ ही कल पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है और वो हम करने जा रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि शांति बनाए रखें। पुलिस की तरफ से फायरिंग पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि जांच होगी। जो गोली लगी है उस पर भी पूरे मामले की जांच की जाएगी। इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बाहर से फोर्स मंगवा ली गई है। पंजाब के पटियाला में 2 अलग अलग धर्मों से जुड़े संगठनों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। ये टकराव जुलूस निकालने को लेकर हुआ। पुलिस को रोकने पर एक समूह ने उस पर पथराव कर दिया तो दूसरे ने तलवार से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों समुदाय के पास जुलूस को निकालने की इजाजत नहीं थी। इस पूरी घटना में एसएचओ चोटिल हुए, वहीं 3-4 जवान भी घटना में घायल हुए। अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और देखना ये होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में भी बिजली संकट गहरा गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक एनटीपीसी दादरी रो में 1 दिन का कोयला बचा है, जबकि ऊंचाहार पावर स्टेशन में 2 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है। और अब दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से इसे लेकर गुहार लगाई है। कोयले की कमी को लेकर गहराते संकट के बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्र राजधानी दिल्ली में मेट्रो ट्रेन और अस्पतालों सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति में संभावित बाधा आने को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्थिति का आकलन करने के लिए एक आपातकालीन बैठक की और केंद्र को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वो राष्ट्र राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करें। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी में कहा, 2 पावर स्टेशन में 1 या 2 दिन का कोयला बचा है। एनटीपीसी दादरी 2 और ऊंचाहार पावर स्टेशन में 1 या 2 दिन का ही कोयला बचा है। बिजली स्टेशनों में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण दिल्ली मेट्रो और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों सहित कई आवश्यक संस्थानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है। सत्येंद्र जैन का कहना है कि सरकार स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि लोगों को राजधानी के कुछ इलाकों में बिजली की कमी का सामना न करना पड़े। तो कोयले की कमी को लेकर प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो स्थिति है वो सामान्य हो जाए। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की और बिजली की कमी का मुद्दा केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। क्या कुछ इस दौरान खास रहा, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में ये पूरी खबर। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की और बिजली की कमी का मुद्दा केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। मुलाकात के बाद बिजली संकट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बिजली की डिमांड और सप्लाई में 2000 मेगावाट का गैप हरियाणा में है। पहले खुली मार्केट में बिजली खरीद सकते थे, लेकिन केंद्र ने तय कर दिया है कि बिजली खुले बाजार में 12 रुपए से ज्यादा प्रति यूनिट नहीं खरीद सकते। एक परेशानी हमें अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गई थी, वो बिजली हमारी बंद हो गई थी, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। वहीं एक दूसरी कंपनी से 5 रुपए 70 पैसे का रेट कोटेशन किया गया है, उस कंपनी से भी बातचीत चल रही है और विचार चल रहा है। 3 साल के लिए बिजली देने की बात उन्होंने कही है। अगर उनसे सस्ती कहीं और बिजली मिल गई तो वो भी लेंगे। 1 तारीख से 500 मेगावाट की बिजली वो रिस्टोर करेंगे। आने वाले 10 दिनों में 500 मेगावाट की बिजली को रिस्टोर करने की उम्मीद है और ये बताया जा रहा है कि 15 मई से पहले हरियाणा में बिजली की दिक्कत दूर हो जाएगी। अडानी ग्रुप के साथ समझौता कांग्रेस सरकार ने 15 साल पहले किया था। हरियाणा में दूसरे राज्यों की तुलना में स्थिति बेहतर है। हमने जनता से अपील की है कि कुछ घोषित कट लग रहे हैं, जनता इसमें सहयोग कर रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने जनता का धन्यवाद भी किया। तो बिजली की कमी को लेकर केंद्र से बात की जा रही है और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो, इसको लेकर कोशिशें राज्य सरकारों की भी जारी है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई और डिप्टी सीएम ने मौके पर कई समस्याओं का निपटारा किया। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर।
फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में लोगों की समस्या सुनते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया, तो वहीं डिप्टी सीएम ने एक मामले पर कार्रवाई करते हुए एक प्रिंसिपल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने पिछले कई महीनों से बिजली न आने पर उनके एवज में जनरेटर से चलने वाली बिजली का 21 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे दे रहे लोगों के लिए भी बड़ी राहत दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसे मात्र 6 रुपए में तब्दील करवा दिया है। जब तक इन लोगों की समस्या दूर नहीं हो जाती तब तक यही रेट बीपीटीपी की तरफ से इनसे लिया जाएगा। वहीं बीपीटीपी एलआई पार्क के निवासियों की ये समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही थी, जिसका हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने समाधान किया। इसके अलावा 15 मामलों में से 4 मामले पेंडिंग रखे गए, जिसके ऊपर जांच करवाई जाएगी। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों को जल्द ही बिजली की समस्या से भी समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने शहर में लगातार सीवर के खुले मेन होल को लेकर जवाब दिया और कहा कि नगर निगम कमिश्नर जल्द ही इस पूरे मामले में समाधान करेंगे, उनको निर्देश दिए गए हैं। तो डिप्टी सीएम की ओर से यहां पर लोगों की समस्याएं सुनी गई, उनका निपटारा किया गया और जिनका निपटारा नहीं हुआ उन्हें जल्द से जल्द उनका समाधान करने के निर्देश यहां पर उनकी ओर से दिए गए। कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए तो इस समय कोशिशें ये की जा रही है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। 1 मिनट पूरी खबर में रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, लौटकर जल्द हाजिर होंगे। एक मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका फिर से स्वागत है और चलिए बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत के मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सोनीपत के मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, राय से विधायक मोहनलाल भदौड़ी और गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी ने शिरकत की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीक्षांत समारोह में शिरकत करने और अपनी उपाधि प्राप्त करने के लिए पहुंचे छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों को और मजबूत करने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चला रही है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा और देश के छात्र छात्राएं विश्व पटल पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 70 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा रहा है और मुझे गर्व महसूस हो रहा है। इनमें से अधिकतर महिलाएं हैं। अगर हम महिलाओं का सम्मान करेंगे तो हमारा समाज और देश दिन रात तरक्की करेगा और महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। हरियाणा के राज्यपाल ने विधि विधान से दीक्षांत समारोह की शुरुआत की। 610 छात्र छात्राओं को अलग अलग विषयों में उपाधि प्रदान की और साथ ही दीक्षांत समारोह में 70 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से भी नवाजा। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया, जहां पर मेधावी छात्रों और छात्राओं को सम्मानित किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 5 मई को हरियाणा के लाखों बच्चों को टैबलेट्स वितरित किए जाएंगे। इनमें से कुरुक्षेत्र के लगभग 1930 विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा। देखिए 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट।
कुरुक्षेत्र में सरकारी स्कूली बच्चों को हाईटेक करने के उद्देश्य से 1930 राजकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को 5 मई को टैबलेट वितरित किए जाएंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई ऑनलाइन भी कर सके। इन टैबलेट में विशेष सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ नेट की भी सुविधा होगी। अहम पहलू ये है कि प्रदेश भर में 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा। इनमें से कुरुक्षेत्र के लगभग 1930 विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कुरुक्षेत्र के संस्कृत मॉडल स्कूल में थानेसर ब्लॉक का कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लगभग 632 छात्राओं को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। हमारे शाहबाद में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहबाद और बबैन में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगोली जाटान तथा पेहवा में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पेहवा। इसके अलावा लाडवा ब्रॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 408, GSSS शाहबाद में 411, GS गर्ल्स स्कूल पिहोवा में 211, राजकीय स्कूल मंगोली जाटान बावेन में 268 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। राजीव अरोड़ा, कुरुक्षेत्र, खबरें अभी तक। तो 5 मई को टैबलेट वितरित किए जाएंगे, जिसको लेकर बच्चों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 स्थित प्राइवेट स्कूल में भीषण आग लगी, जहां दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 स्थित प्राइवेट स्कूल में भयंकर आग लग गई, जिससे सनसनी मच गई। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। बता दें कि आग स्कूल के ऑफिस में लगी थी, जिसके चलते स्कूल के ऑफिस का सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मी ने बताया कि प्राइवेट स्कूल से सूचना गई थी कि स्कूल में आग लग गई। तत्काल 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग बहुत भयंकर थी, लेकिन किसी तरह से उसे नियंत्रित किया गया। अब आला अधिकारी सुरक्षा कर्मियों से जानकारी लेंगे कि आग लगने का कारण क्या रहा। बहरहाल आग से स्कूल का दफ्तर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। दमकल विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने स्थिति का जायजा भी लिया है। गनीमत रही कि आग रात के वक्त लगी थी। दिन में आग लगने की सूरत में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या रही है। हालांकि आग लगने के बाद मौके पर उसे काबू कर लिया गया, लेकिन कड़ी मशक्कत यहां पर दमकल विभाग को जरूर करनी पड़ी। वहीं रेवाड़ी से भी आगजनी की घटना सामने आई। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल के SNCU वार्ड में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि अस्पताल में मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए वार्ड में मौजूद महिलाओं और बच्चों को वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल के SNCU वार्ड में अचानक आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक AC का कंप्रेसर फटने के कारण स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में आग लगी। जिस वार्ड में आग लगी थी, उस वार्ड में घटना के वक्त 7 नवजात शिशु समेत कुछ महिलाएं मौजूद थी, जिन्हें की वक्त रहते सही सलामत बाहर निकाला गया। फिलहाल वार्ड में मौजूद महिलाएं और नवजात बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों ने अस्पताल के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि अधिकारियों को घटना की सूचना दिए जाने के बाद भी अधिकारी मौके पर देरी से पहुंचे। वहीं अस्पताल से सभी मरीजों को सुरक्षित दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कराने गए, उनके हाथ शीशे तोड़े, हमने बच्चों को निकाले, एक बच्चे को निकाले। पुरुष नहीं थे, महिला हमारे साथ थी। महिला को जैसे कहते हैं हर उससे निकाले, भाई जो अपना संभालो उनको है। आग तो लग पाई, काबू तो करना हमने पड़ेगा, लेकिन हमने उसको निकाले, हर चीज़ से काबू कर। लेकिन उनके जो सिलेंडर थे, जो गैस के सिलेंडर थे, इतने तो मेरे को नॉलेज नहीं है। जो गैस के सिलेंडर थे 2 कर्मचारी ने खोले थे, लेकिन वो फेल हो गए। तो लोगों की ओर से यहां पर तत्परता दिखाई गई और इसी तत्परता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो लोग यहां पर इस बड़े हादसे से बच गए, गनीमत ये रही कि यहां पर तमाम ऐसे लोग मौजूद थे। हालांकि प्रशासन ने मौके पर आग पर काबू भी पा लिया। रुक करेंगे अगली खबर का। सिरसा SP कार्यालय पर रोडवेज कर्मचारियों और किसानों मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और मांगों को लेकर SP डॉक्टर अर्पित जैन से मुलाकात की। रोडवेज कर्मचारियों किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सिरसा SP कार्यालय पर SP अर्पित जैन से मुलाकात की। 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियन के हड़ताल के दौरान सिरसा रोडवेज कर्मचारियों और किसान नेता लखविंदर सिंह पर हुए दर्ज मामले में गैर जमानती धाराएं हटाने की मांग को लेकर अर्पित जैन से मुलाकात की गई। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि मांगे न मानने पर 1 मई से रोडवेज कर्मचारियों की ओर से सिरसा डिपो पर धरना शुरू किया जाएगा। वहीं किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि 2 मई से सिरसा में किसानों की तरफ से एक बड़ी महापंचायत कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियन की तरफ से हड़ताल की गई थी, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों ने अपने ही रोडवेज के एक चालक और परिचालक को बस चलाने पर रोक लगाने के लिए
गले में जूते की माला पहनाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इस मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी और कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। ऐसी धाराएं जो डकैती जैसी धाराएं, क्योंकि कर्मचारी कभी डकैत नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता, वो ना कोई असले वाला उसका कोई वो है। तो महापंचायत की गई और इस महापंचायत में कई ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। रुक करेंगे अगली खबर का। यमुनानगर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यमुनानगर के 9 लोगों को सरकारी कागजातों में मृत घोषित कर दिया गया था। खबरें अभी तक ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। मामला प्रशासन के संज्ञान में आया और अब जाकर खबर का असर हुआ है। अक्सर फिल्मों में ये देखा जाता है कि जिंदा लोगों को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर यमुनानगर में ऐसा ही मामला सामने आया। कोरोना से मौत पर मुआवजा लेने के लिए नॉमिनी बने 9 लोग जिंदा होते हुए सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिए गए। इसकी वजह से किसी की पेंशन रुक गई तो कोई सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाया। खबरें अभी तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद 3 दिनों के अंदर प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया। पीड़ितों ने अपने और अपने परिजनों के आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज जमा करवाए। फिलहाल एडीसी के आदेश के बाद परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर अब करेक्शन का ऑप्शन भी खोल दिया गया है, जिसके बाद ऐसे लोग सीएससी में जाकर दस्तावेज अपलोड करके प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। साथ ही एडीसी कार्यालय में हिदायत जारी की गई है, जैसे ही बाकी के 5 पीड़ित अपने दस्तावेज अपलोड करेंगे, बाकी के 5 लोगों के सरकारी दस्तावेज में जिंदा घोषित कर दिया जाएगा। तो खबरें अभी तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इस खबर का असर हुआ और जो रिकॉर्ड्स खराब हुए थे उन्हें सही किया गया। और इसी बीच चलिए अब आपको एक बड़ी खबर से भी रूबरू करवा देते हैं। बिजली संकट को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी, यमुनानगर में 750 मेगावाट का पावर प्लांट लगेगा। केंद्र सरकार हरियाणा का पूरा सहयोग करेगी। झारखंड में कोल ब्लॉक विकसित करने में केंद्र सरकार हरियाणा का सहयोग करेगी, ये उनकी ओर से कहा गया। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे, ऊर्जा मंत्री से सीएम की मुलाकात और इस दौरान की आप तस्वीर भी देख सकते हैं। झारखंड में कोल ब्लॉक विकसित करने में केंद्र सरकार करेगी हरियाणा का सहयोग। और चलिए अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर की तैयारियां तेज। शिविर में शामिल होने के लिए केसी वेणुगोपाल ने निमंत्रण भेजे। सोनिया गांधी की तरफ से नेताओं को निमंत्रण भेजा। शिविर में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा। 2024 लोकसभा चुनाव पर भी रणनीति बनाई जाएगी। 13 से लेकर 15 मई को राजस्थान के उदयपुर में ये चिंतन शिविर होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 2024 लोकसभा चुनाव पर रणनीति भी बनाई जाएगी इस चिंतन शिविर में। वहीं दूसरी ओर 13 से लेकर 15 मई को राजस्थान के उदयपुर में ये चिंतन शिविर रहने वाला है। और वहीं हरियाणा के चरखी दादरी में पार्किंग को लेकर विवाद में फायरिंग हो गई। गोली लगने से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गांव रावलधी की ये घटना है। पहले घर के बाहर फायरिंग की और फिर युवक पर गोली चलाई। पुलिस ने 8 नामजद समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गोली लगने से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गांव रावलधी की ये घटना है। तो गांव रावलधी की घटना जहां पर पार्किंग को लेकर विवाद हो जाता है। पहले घर के बाहर फायरिंग की जाती है, फिर युवक पर गोली चला दी और जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल हो चुका है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।